डियर स्टूडेंट, एलएलबी पार्ट 2 और प्री 4 का सेकेंड पेपर टीपी एक्ट का ये क्लास है। इसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में मॉर्गेज के बारे में पढ़े। सेक्शन 58 ए से जी तक सिंपल मॉर्गेज यानी साधारण बंधक क्या है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल सशर्त विक्रय द्वारा बंधक क्या है पढ़े। उसके बाद यूसुफ्रोक्सरी मॉर्गेज भोग बंधक के बारे में पढ़े, इंग्लिश मॉर्गेज के बारे में पढ़े, हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक के बारे में पढ़े, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और एनामोलस मॉर्गेज यानी विलक्षण बंधक के बारे में पढ़े। आज हम लोग राइट ऑफ मॉर्गेजर एंड राइट एंड लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेजर पढ़ेंगे। राइट ऑफ रिडम्पशन क्या है, अर्थात मोचन का अधिकार किसे कहते हैं। जो मॉर्गेजर जो अपनी संपत्ति मॉर्गेजी के पास एज ए सिक्योरिटी रखता है और उसके बदले जब कर्ज लेता है, तो जब वह उस कर्ज को सूद समेत चुका देता है और उसके बाद जो बंधक की गई संपत्ति को उसे छुड़ाने का अधिकार होता है, उसे ही मोचन का अधिकार या राइट ऑफ रिडम्पशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 60 में इसके संबंध में विस्तृत प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 60 यह कहता है कि जब मॉर्गेजर जो मॉर्गेज मनी है उसको यदि चुका देता है या उसके बाद वो मॉर्गेजी से क्या क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता है। सबसे पहला कि वह जो बंधक विलेख है और उससे संबंधित कागजात है उसे लौटाने के लिए वह मॉर्गेजी से कह सकता है और उसे वापस ले सकता है। दूसरा, यदि मॉर्गेजर अपने मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजीशन यदि मॉर्गेजी को दे रखा है तो वह पोजीशन वापस उससे ले सकता है। और तीसरा, मॉर्गेजर मॉर्गेजी को या उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को उस बंधक संपत्ति को लौटाने के लिए एक्सचेंज करने के लिए कह सकता है। यदि वह रजिस्टर्ड डीड के द्वारा हुआ है तो मॉर्गेजर के खर्च पर ही उसे रजिस्ट्री द्वारा उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब मोचन के अधिकार का उपयोग करने का मॉर्गेजर का जो अधिकार है उसकी आवश्यक शर्तें क्या है। इसमें 3 बातें प्रमुख हैं जिसे ध्यान देने जरूरी है। सबसे पहला कि बंधक अवैध न होना चाहिए। यदि बंधक किसी कारण से अवैध है तो वहाँ मॉर्गेजर अपने राइट ऑफ रिडम्पशन का यूज नहीं कर सकता है। जैसे कि विष्णु काया वर्सेस विष्णु माया सिक्किम हाई कोर्ट के वाद में कहा गया था कि उसमें मॉर्गेज रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण अवैध था और वहाँ मॉर्गेजर अपने राइट ऑफ रिडम्पशन का यूज नहीं कर सकता। दूसरा, बंधक धन निश्चित समय में वह चुका दिया हो। इसका अर्थ यह है कि यदि बंधक यदि निश्चित समय के लिए किया गया हो, यदि 20 वर्षों के लिए बंधक किया गया है और मॉर्गेजर उसे 5 वर्ष में ही चुका देता है, तो वह उस समय अपने रिडम्पशन के राइट का मोचन के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। यदि संविदा में ऐसे पहले से शर्त है कि निश्चित समय के पहले भुगतान करने पर मोचन कराया जा सकता है, वह तभी उसका उपयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। और तीसरा शर्त है कि वह वाद लाया हो, सूट किया हो, सूट फॉर रिडम्पशन उसने किया हो मॉर्गेजर ने, तभी वह मोचन के अधिकार का उपयोग कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि राइट ऑफ रिडम्पशन का इन्फोर्समेंट कैसे किया जाएगा, अर्थात मोचन के अधिकार का प्रवर्तन
सामान्यतः मॉर्गेजर द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी अन्य व्यक्ति जो रिडम्पशन के राइट का उपयोग कर सकते हैं। उनमें 5 प्रमुख हैं। पहला है गारंटर यानी प्रतिभू। प्रतिभू भी राइट ऑफ रिडम्पशन का यूज कर सकते हैं। दूसरा अनुगामी बंधकदार अर्थात सब्सिक्वेंट मॉर्गेजर। यदि कोई सब्सिक्वेंट मॉर्गेजर है, यदि एक ही बंधक संपत्ति को फिर सेकेंड मॉर्गेजी ने उसे किसी और को मॉर्गेज कर दिया है, तो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजर भी वो रिडम्पशन का राइट का उपयोग कर सकता है। तीसरा है भार धारण करने वाला व्यक्ति। यदि मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज है तो उससे कंसर्न व्यक्ति भी राइट ऑफ रिडम्पशन का यूज कर सकता है। चौथा है कि कोई भी व्यक्ति जो बंधक संपत्ति में हित रखता है वह भी बंधक संपत्ति का मोचन करा सकता है। और लास्ट है डिक्री प्राप्त लेनदार यानी कोर्ट के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के फेवर में डिक्री हो गई है और वह वैसा क्रेडिटर भी राइट ऑफ रिडम्पशन का यूज कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे मोचन के संबंध में क्लॉग एंड रिडम्पशन क्या है, यानी कि मोचन के अधिकार पर निर्बंधन क्या है। तो जब मॉर्गेजी द्वारा मॉर्गेजर से कोई ऐसी शर्त लगाई जाती है कि वह बंधक धन चुकाने के बाद भी अपनी संपत्ति को नहीं छुड़ा सकता है, तो ऐसे शर्त को क्लॉग या अवरोध माना जाता है और वह विधि के अनुसार शून्य होता है। तो इसका कारण यह है कि मॉर्गेज क्यों रखा जाता है। जब किसी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है और तब वह किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति को एज ए सिक्योरिटी रख के और उससे कर्ज लेता है, तो ऐसा वह किसी विषम परिस्थिति में ही करता है और ऐसे में मॉर्गेजी के सभी शर्तों को वह आंख मूंद के मान लेता है क्योंकि उसे पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति का मिसयूज न किया जाए, इसीलिए एक्ट में ऐसा प्रावधान दिया गया है। तो सबसे पहला तो ऐसा कई तरह के शर्त होती है जिसे कि क्लॉग ऑन रिडम्पशन माना गया है। सबसे पहला है कि व्यतिक्रम की अवस्था में विक्रय का अधिकार। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मॉर्गेजर द्वारा मॉर्गेज मनी चुकाने में कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो वह उसकी संपत्ति को बेच सकता है मॉर्गेजी। तो यह शर्त यदि किसी बंधक विलेख में है तो वह अवैध शर्त है, वह क्लॉग ऑन रिडम्पशन है, वह मान्य नहीं है। दूसरा शर्त है बंधक धन भुगतान के बाद भी बंधककर्ता को कब्जा न दिया जाएगा, तो ये भी क्लॉग ऑन रिडम्पशन माना जाएगा। यदि मॉर्गेजी ने ऐसी शर्त रखी है कि उसके बंधक संपत्ति का कब्जा मॉर्गेजर को नहीं दिया जाएगा तो ये क्लॉग ऑन रिडम्पशन माना जाएगा। तीसरा शर्त है कि मोचन के लिए बहुत लंबी अनरीजनेबल टाइम पीरियड मेंशन हो तो वो भी क्लॉग ही माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि मॉर्गेजी कहता है कि आप 50 वर्ष तक अपने संपत्ति को बंधक धन चुकाने के बाद भी अपने बंधक संपत्ति को नहीं छुड़ा सकते, तो ये अवैध होगा और ये क्लॉग ऑन रिडम्पशन यानी कि मोचन के अधिकार पर अवरोध माना जाएगा। एक अन्य शर्त है कि बंधककर्ता के उत्तराधिकारी को मोचन का अधिकार न हो। यदि मॉर्गेजी ऐसी शर्त लगाता है कि मॉर्गेजर ही अपने मॉर्गेज प्रॉपर्टी का रिडम्पशन करा सकता है, मोचन करा सकता है और उसके उत्तराधिकारी नहीं करा सकते हैं, तो ये भी क्लॉग माना जाएगा और अवैध होगा। उसी तरह यदि कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो मोचन का अधिकार
स्थगित हो जाएगा। यह भी मोचन के अधिकार पर का अवरोध माना जाता है और ये भी शर्त शून्य होगी। इसी प्रकार व्यतिक्रम होने पर यदि कोई शास्ति का उपबंध किया जाता है, मॉर्गेजर द्वारा यदि कोई डिफ़ॉल्ट होता है मॉर्गेज डीड के अनुसार, तो उस पर कोई फाइन या कोई आर्थिक बर्डन डाला जाता है, तो वो भी क्लॉग ऑन रिडम्पशन माना जाएगा। इसी तरह यदि मॉर्गेजर मॉर्गेज प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, यह शर्त रखा जाता है, तो ये भी क्लॉग ऑन रिडम्पशन माना जाएगा। अब हम राइट ऑफ मॉर्गेजी के संबंध में दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला, वंस मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज, अर्थात एक बार बंधक सदैव बंधक ही रहता है। इसका अर्थ यह है कि मॉर्गेजर का बंधक करने के बाद उसका जो मोचन का अधिकार है, राइट ऑफ रिडम्पशन है, वह उसका एब्सोल्यूट राइट है और उस राइट को किसी भी प्रकार से नहीं छीना जा सकता है। जैसा हम लोग देखें कि क्लॉग ऑन रिडम्पशन में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ें, तो वंस मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज सूत्र जो है बिल्कुल ही इस धारा 60 के अनुसार बिल्कुल सही सूत्र है। दूसरा सूत्र जो है रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन, इसमें इस सूत्र में पहला पार्ट जो है रिडम्पशन अप, रिडीम अप, टीपी एक्ट के सेक्शन 94 कहता है कि एक व्यक्ति भले ही अपने संपत्ति को कई व्यक्तियों से के पास बंधक रख दिया हो, तो उसका जो मोचन का अधिकार है वह नीचे से ऊपर की ओर रहता है, और जो फोरक्लोजर है अर्थात जब्ती का अधिकार जो कि मॉर्गेजी का अधिकार है, वह नीचे से ऊपर की ओर रहता है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे ए अपनी कोई एक्स प्रॉपर्टी है, वह के के पास 15,000 रुपये में बंधक रखता है। फिर वही प्रॉपर्टी वह एल के पास 10,000 में बंधक रखता है, और फिर तीसरी बार वही एम के पास 8,000 रुपये में बंधक रखता है। अब एक्स प्रॉपर्टी जो कि ए का है वह 3 बार बंधक रखता है, के, एल और एम। तो एम जो है मीन्स मॉर्गेजर अर्थात मध्यवर्ती बंधक ग्रहीता हुआ, और एम जो है सब्सिक्वेंट बंधक ग्रहीता हुआ, और एम से पहले जो बंधक ग्रहीता हुआ वह है के। तो के एल के प्रॉपर्टी पर जब तक उस पर फोरक्लोजर का राइट का यूज कर सकता है, जब तक उसका बंधक धन 15,000 रुपये उसे न मिल जाए। उसी प्रकार एम के एल जो है जब तक उसका 10,000 रुपया न मिल जाए तब तक वह एम के संपत्ति पर जो है अधिकार रखता है। तो एम जो है अपने ऊपर यानी कि एल से मोचन करा सकता है अपने संपत्ति का। तो ये सेक्शन 94 रिडम्पशन ऊपर की ओर और सेक्शन 91A फोरक्लोजर नीचे की ओर इसी सिद्धांत को बताता है। धन्यवाद।